हेलो गाइस। अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे। और इसको करने के बाद, इस पूरे चैप्टर को देखने के बाद, जब आप बोर्ड के अनसॉल्व क्वेश्चंस वगैरह अटैम्प्ट करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपसे आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग भी अभी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाए वो भी टाइम से कनेक्ट हो जाए। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये जो हमारा चैप्टर, इसमें हम लोग दो हेडिंग कवर करेंगे यहाँ पे, मेनली बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक है बायोडाइवर्सिटी और एक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अगर हम लोग जनरल टर्म में बात करें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो हमारे अर्थ पे जो भी लाइफ फॉर्म हमको देखने को मिलती है, ठीक है, जो भी लाइफ फॉर्म, जितनी भी हम कह सकते हैं स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं, वो सब क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं वो सब मिलके बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी बनाती है ना। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो लिविंग बीइंग में हमें जो डिफरेंट टाइप के जो लिविंग बीइंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम एनिमल को, इंसेक्ट्स को, ह्यूमंस को, और हर चीज़ को हम इसमें क्या करते हैं, कवर करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी के, कि बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने अभी तक, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने अभी तक नीट का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। तो यस या नो लिख के आप टाइप करके यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने अभी तक नीट का फॉर्म भरा है या नहीं, क्योंकि नीट के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं 8 फरवरी से, और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और इसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो भी है और लाइव सेशन भी है, उसमें भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आंट्स की। यहाँ पे कितनी स्पीशीज़ हैं, 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ आंट्स की है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि आंट्स की कितनी स्पीशीज़ है हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ आंट्स की है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को जरूर कमेंट कीजिएगा, एक और चीज़ कि ये बायोस्फीयर जो टर्म हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायो एक टर्म आता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर टर्म का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये आप यहाँ पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसको हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे कि आखिर बायोस्फीयर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, आंट्स 20,000 स्पीशीज़ है, और बीटल्स की जो है 3 लाख स्पीशीज़ है, ठीक है। बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज़ है, यानी बीटल, खटमल। और इसके अलावा फिशेस जो है ना, इसकी 28,000 स्पीशीज़ है ना। फिशेज जब हम लोग बोलते हैं तो अलग अलग स्पीशीज़ की बात करते हैं। फिशेज यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए लिया जाता है, क्योंकि फिश का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। अगर आप ग्रामर पढ़े हैं क्लास 11-12 में, तो फिश का आप जानते हैं कि प्लूरल नहीं होता। तो फिशेज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। ऑर्किड्स, ऑर्किड्स कितने हैं, 20,000 स्पीशीज़ हैं ऑर्किड्स की। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, उनकी भी फिर अलग अलग स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं एक ही तरह के प्लांट या एनिमल की, ठीक है। तो उनमें भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा और डिटेल्स हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इसने टर्म दिया था एडवर्ड विल्सन ने, और इन्होंने क्या बताया था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है किसी भी लेवल पे, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी लिविंग बीइंग में जो हमें डिफरेंट उनकी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी, अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ड विल्सन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई थी, डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडवर्ड विल्सन ने इस चीज़ को बताया था। इसको हम लोग हेट्रोजेनिटी भी बोल सकते हैं, कि हेट्रोजेनिटी होती है हमारे बायोस्फीयर में, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग बीइंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो कम्युनिटी होती है लिविंग बीइंग की, तो उसमें भी हेट्रोजेनिटी होती है, डिफरेंट टाइप के हमको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम लेवल तक ही हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, यानी बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े जितने भी लिविंग बीइंग हो सब में हमें डिफरेंस ज़्यादातर में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी की, कि देखो डाइवर्सिटी जो होती है ना, बायोडाइवर्सिटी, इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। जब हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ठीक है, तो एक जो स्पीशीज़ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है लेकिन वो अलग अलग इन्वायरमेंट में है, जिसकी वजह से क्या है उसमें कुछ अलग अलग फीचर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे सपोज कीजिए हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे तो लिया इसने राउल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, राउल्फिया वोमिटोरिया का एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है। तो ये एक प्लांट होता है, इसको हम लोग सर्पगंधा ही बोलते हैं, राउल्फिया वोमिटोरिया को सर्पगंधा भी बोलते हैं। ठीक है, अब वॉमिट जैसा कि नाम लिखा हुआ, तो इससे वॉमिट वगैरह की दवाई मेडिसिन बनाई जाती है। राउल्फिया वोमिटोरिया सर्पगंधा, तो ये हिमालय में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसकी कई इस स्पीशीज़ की कई वैरायटी हमको हिमालय में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी उसकी स्पीशीज़ की कई वैरायटी जो है अलग अलग जगह, क्योंकि हिमालय पे बहुत बड़ा हिमालय रीजन है। ठीक है, हिमालय रेंजेस जो बहुत बड़ी हैं, ठीक है, बहुत दूर तक है, तो उनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की राउल्फिया वोमिटोरिया यानी सर्पगंधा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसमें अंदर क्या होता है, उनमें जो केमिकल होता है ना, रिजरपाइन, जो इनका मेन मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला केमिकल है रिजरपाइन, तो इसमें डिफरेंस होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह अलग अलग कंसनट्रेशन का हमको रिजरपाइन देखने को मिलता है, कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, या इसको हम लोग सब बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं मैंगो। जैसे अलग अलग जगह पे आम होते हैं ना, इंडिया ही में है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के आम होते हैं। ठीक है, इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कौन से आम होते हैं, जैसे हम लोग बात करें, एक जगह लगड़ा आम होता है, ठीक है, एक जगह तोतापरी ना, कहीं पे नागपुरी, बहुत अलग अलग तरह के आम होते हैं जगह जगह पे। तो ये जो डिफरेंट वैरायटी हमको आम की देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी एक तरह की स्पीशीज़ तो सेम है मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन उसमें क्या है अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिल रही है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जेनेटिक लेवल पे। किसी के टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा, किसी की साइज़ में कोई डिफरेंस होगा। ठीक है, तो साइज़ और टेस्ट वगैरह का डिफरेंस आता है ना, होते सब मैंगो है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन आता है, उनमें वेरिएशन आता है, तो उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले आगे भी बोर्ड के जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुआ वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। और कमेंट में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी या किस स्टेट से हैं, ताकि ये देख अच्छा लगता है कि अलग अलग जगह के बच्चे हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज़ के लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, स्पीशीज़ के लेवल पर जो डाइवर्सिटी होगी, यानी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हमको यहाँ पे जैसे देखने को मिल सकती है। हम लोग एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, एम्फीबियन एक क्लास है, ठीक है, एम्फीबियन एक क्लास है, इसमें अलग अलग स्पीशीज़ आती हैं ना, सैलेमेंडर आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के इंडिया में दो साइड देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। साउथ साइड में हमको ना इस तरह से हम लोग जब नीचे का स्ट्रक्चर बनाते हैं इंडिया का ना, तो ये साउथ साइड ना इसी तरह से कुछ बनता है। चलो पूरा बना देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा बना देते हैं आज मैप भारत का। हालांकि इतना एक्यूरेट यहाँ पे बनाना मुश्किल होगा ना, कोशिश करेंगे कि पूरा बन जाए ना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं होगा इस पर। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको बनाने में असल में। कुछ इसी तरह का होता है, हेड वगैरह इस तरह से इंडिया का दिखता है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ हाँ, पश्चिम बंगाल वाला साइड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से कुछ दिखता है। तो ये होता है वेस्टर्न घाट, इधर का साइड है वेस्टर्न घाट और इधर का साइड है ईस्टर्न घाट ना। लेफ्ट साइड ईस्टर्न घाट है, वेस्ट साइड है वेस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये दो घाट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन रहते हैं, यहाँ पे जो फ्रॉग हैं, ठीक है, इस साइड पे ना, इधर घाट पे जो फ्रॉग है, या इधर ये कोस्टल एरिया जितने इनको घाट बोल रहे हैं, तो इस साइड पे जो फ्रॉग है, इस साइड पे जो क्या है सैलेमेंडर्स हैं ना, सैलेमेंडर्स हैं, रेप्टाइल के जैसे होते हैं, छिपकली के जैसे सैलेमेंडर बोल रहे, तो फ्रॉग हैं, सैलेमेंडर हैं। तो वो ईस्टर्न घाट के फ्रॉग या सैलेमेंडर से क्या होते हैं, उनकी वैरायटी
ज़्यादा होती है। यहाँ पे मान लो फ्रॉग की 100 वैरायटी है तो वेस्टर्न घाट पे फ्रॉग की 200 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सैलमेंडर की 50 वैरायटी, तो यहाँ पे सैलमेंडर की 150 वैरायटी देखने को मिल जाएगी वेस्टर्न घाट पे। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के स्पीशीज़ में। ठीक, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है कि जब स्पीशीज़ में डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ना। अभी पहले हम लोग वैरायटी के लेवल पर डिफरेंस की बात कर रहे थे कि अलग अलग एक ही स्पीशीज़ की अलग अलग वैरायटी हो सकती है, तो उसको बोले थे जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम लोग स्पीशीज़ थोड़ा बड़े लेवल पर आ गए, स्पीशीज़ के लेवल बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ जो एम्फीबियन के हमको उनकी नंबर्स हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट में ज़्यादा नंबर देखने को मिलते हैं एम्फीबियंस के की स्पीशीज़ के, और ईस्टर्न घाट में कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग और बड़े लेवल पे आ जाते हैं, इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अभी क्योंकि डे टाइम है तो जितने भी लोग इस लेक्चर को देखें यहाँ पे अपनी प्रेजेंटी लगा दीजिए, गुड मॉर्निंग लिख के यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, जैसे कि आप लोग क्लास में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख के कमेंट जरूर कीजिए और इससे आपकी प्रेजेंटी भी यहाँ पे लग जाएगी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये क्या है? एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डिजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स। मतलब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, हम लोग डिफरेंट जगह की बात करें, अलग अलग डिजर्ट्स की, रेन फॉरेस्ट की, अलग अलग रीजन और उसके अलग अलग जो वहाँ का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हम लोग उसकी बात करें, इकोसिस्टम जो है एक तरह का ना, ये सब चीज़ें इकोसिस्टम। तभी जो यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिजर्ट का अलग इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होती है, अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, ऊँट वगैरह ना, कैक्टस वेजिटेशन होती है, ऊँट जो होता है वहाँ का एनिमल। तो इस वहाँ का अलग ही और बहुत हॉट इन्वायरमेंट होता है, तो अलग ही तरह का इकोसिस्टम है। ठीक, अभी हमने इससे पहले वन शॉट में इकोसिस्टम भी कवर किया था। जिन्होंने अभी तक जिनको इकोसिस्टम के बारे में ना समझ में आ रहा हो, इकोलॉजी के बारे में ना समझ में आ रहा हो, तो हमारा वो वाला लेक्चर वन शॉट वीडियो देख सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो अलग अलग जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। रेन फॉरेस्ट का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। रेन फॉरेस्ट में इंसेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉइस्ट बहुत होता है, रेन फॉरेस्ट के कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं फॉरेस्ट। ठीक, मैनग्रोव्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्टी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक, तो हर जगह की अपनी अलग क्या है, एक इकोसिस्टम है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ की वेजिटेशन और एनिमल्स वगैरह है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब ये अलग अलग इकोसिस्टम है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में हमें जैसे हम डिजर्ट में हैं तो वहाँ पे कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, वही हम चले गए मैनग्रोव में तो वहाँ पे एकदम अलग तरह के ऑर्गेनिज्म। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, पूरे एनिमल के लेवल पर बात करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं किंगडम के लेवल पर बात करते हैं। ठीक है, सॉरी फाइलम के लेवल पर बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, या कह सकते हैं इकोसिस्टम ही अलग है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इकोसिस्टम के लेवल पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमें डाइवर्स देखने को मिलता है, अलग देखने को मिलता है, पूरा माहौल और वहाँ के एनिमल, वहाँ के वेजिटेशन सब कुछ अलग देखने को मिलता है। तो डिजर्ट में, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव में पूरा का पूरा वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की वेजिटेशन, एनिमल सब कुछ डिफरेंस देखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम यही बात करते हैं अल्पाइन मीडो। ठीक है, जैसे अल्पाइन मीडोज होते हैं तो यहाँ स्कैंडियन कंट्री नॉर्वे में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अल्पाइन मीडोज वगैरह में ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी। स्कैंडियन, ये कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमने तीन तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पे देख ली, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? सबसे पहले हमने देखा जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब एक ही स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग वैरायटी देखने को मिली, जैसे आम की बहुत सारी वैरायटी आती है मार्केट में, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। दूसरी है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या हमको अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती है, तो ये हो गई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तीसरी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने क्या देखा, पूरा सिस्टम, पूरा माहौल जो है वही एकदम डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो ये पूरी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल गई। जैसे इंडिया में देख लेते हैं राजस्थान, ठीक है, कि वहाँ पे डिजर्ट टाइप का पूरा एरिया है। यूपी देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड वगैरह एरिया है। ठीक है, वहीं हिमालय में देख ले तो आप माउंटेन साइड पूरा एरिया, तो पूरा माहौल ही अलग हो जाता है, वेजिटेशन और सब कुछ अलग हो जाता है, एनिमल्स वगैरह। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है इसको। ठीक, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर बताइए कि डाइवर्सिटी क्रिएट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, ये इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा है ना। और आज के स्पीसीज लॉसेस बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, यानी डाइवर्सिटी बढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन डाइवर्सिटी का लॉस बहुत है, और हर एक स्पीशीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमें उसकी अभी नॉलेज नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल इशू हो जाता है। ठीक है, तो इसको कंजर्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने प्लानट को भी कंजर्व कर सकें। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत, हर एक वैरायटी का अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर घास नहीं होगी तो
जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, वो क्या खाएंगे, ठीक है, भेड़ बकरी गाय ये सब क्या खाएंगे। और अगर वेजिटेशन नहीं होगी, साग सब्जी फल नहीं होगा, तो इंसान क्या खाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर एक स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने में ना। हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी फॉर इंडिया, हाउ मैनी इन इंडिया, कितनी स्पीशीज़ अर्थ पे और कितनी इंडिया में, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसकी स्टडी जो आती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, IUCN ने 2004 में बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल हैं, ठीक है, ये क्या है 1.5 मिलियन से ज़्यादा है। ये 1.5 मिलियन से ज़्यादा है अर्थ पे, ये एस्टिमेशन किया गया था, हालांकि इतना भी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे IUCN ने स्पीशीज़ को जो डिस्क्राइब किया था कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और लेकिन अभी इतनी डिस्कवर नहीं की गई हैं, ठीक। तो ये IUCN इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN 2004। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज, ये IUCN का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। IUCN लिखा है लेकिन सिर्फ है इतना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बस इतना IUCN, ठीक है। लेकिन इसमें और भी ऐड है एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इतना एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फिर ये भी याद रखना पड़ेगा एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 2004 में ये बनी थी संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को है, WHO है, उसी तरह से ये भी है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल एस्टिमेट किए गए थे 1.5 मिलियन, लेकिन अभी तक इन सबको खोजा नहीं गया, इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं हो पाए। कुछ लोग 20 to 50 मिलियन भी मानते हैं कि अर्थ पे कितनी है स्पीशीज़, 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ पे हैं। और रॉबर्ट मे ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन स्पीशीज़ को कंसिडर किया था कि अर्थ पे 7 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती है। तो ये रॉबर्ट मे ने बताया था। अच्छा, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है इस सेशन से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो रॉबर्ट मे ने बताया था कि यहाँ पे 7 मिलियन तक स्पीशीज़ होने के चांसेस हैं अर्थ पे। 7 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 7 मिलियन का मतलब 70 लाख, ठीक ना। और 20 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 2 करोड़ या से 5 करोड़ ना। अच्छा, अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने फंगस हैं। भाई इतनी स्पीशीज़ हैं, 7 मिलियन या 1.5 मिलियन जितने भी हैं। तो अब इन स्पीशीज़ में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं ना, किस तरह से हैं। तो 70% से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो 70% से ज़्यादा हमारे पास क्या है, एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। 70% से ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज़ है अर्थ पे ना। प्लांट्स जो हैं वो 22% के अराउंड है, ठीक है। प्लांट्स क्या है 22% के अराउंड। और प्लांट्स में हम लोग एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड करते हैं, ये याद रखना है। प्लांट्स में किसको इंक्लूड करते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक। तो प्लांट्स हमारे पास हैं कितने, प्लांट्स कितने हैं, प्लांट्स यहाँ पे हैं एल्गी, ये 5 टाइप के हैं ना, 22% है, ठीक। और एनिमल्स कितने हैं, 70% से ज़्यादा एनिमल्स हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट्स कितने हैं, 70% से ज़्यादा। एनिमल की जब हम लोग बात करें तो एनिमल में इंसेक्ट भी आता है। और एनिमल में सिर्फ इंसेक्ट कितना है, अगर हम एनिमल्स में तो बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेज, इंसेक्ट सब कुछ आएगा। तो सिर्फ इंसेक्ट कितने एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें तो 70%, ठीक है। 70% सिर्फ इंसेक्ट हैं पूरे एनिमल में, अगर हम नंबर देखें तो 70% सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। और यानी एक मेजर प्रोपोर्शन जो इंसेक्ट बनाते हैं एनिमल में, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बना भी हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से है स्पीशीज़ ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर इंसेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे तो ना 7 आर अच्छा, यहाँ पे सबका एक कंपैरिजन दिया है, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल कितनी है। तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, उसके बाद मोलस्क हैं ना, इंसेक्ट के बाद मोलस्क बहुत ज़्यादा है, फिर क्रस्टेशियंस ज़्यादा हैं और अदर एनिमल ग्रुप इस तरह से हैं। और हम लोग वर्टिब्रेट में अगर सिर्फ बात करें तो इनवर्टिब्रेट था, अगर वर्टिब्रेट में सिर्फ बात करें, ठीक है, तो फिशेज सबसे ज़्यादा है, फिर उससे जो ज़्यादा है क्या, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के बाद फिर एम्फीबियंस, मैमल्स लगभग इक्वल जैसे दिखते हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियन और मैमल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो प्लांट्स में कौन कौन है, तो फंगस, एंजियोस्पर्म लगभग सिमिलर हैं, और एल्गी फिर है, और फिर एल्गी के बाद मॉसेस और लाइकन, फिर प्लांट्स और एलाइज। इस तरह से हमें डिफरेंट प्रोपोर्शन देखने को मिलता है स्पीशीज़ का।
अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया की स्पीशीज़ रिचनेस भी बताई गई है ना, इंडिया के बारे में, इंडिया की इंपॉर्टेंस वगैरह बताई गई है कि इंडिया किस तरह से इसमें इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड के लैंड एरिया कितना 2.4%, इंडिया के पास, अपने इंडिया के पास कितना एरिया है, पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% अपने इंडिया के पास है। और यहाँ पे अगर ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो कितनी है, 8.1% है। ठीक है, ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अगर हम लोग बात करेंगे तो 8.1% है। और इसके बाद हम लोग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है इंडिया को उसमें, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया किस में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है। और ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, स्पीशीज़ रिचनेस होती है। ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट बहुत एक्सट्रीम नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत सर्दी। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक मीडियम इन्वायरमेंट होता है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे से सारी प्रजातियाँ जो है फल फूल जाती हैं यहाँ पे। तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है इंडिया। 45,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं और इसके ट्वाइस यानी 90,000 के अराउंड एनिमल की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इंडिया में 45,000, इंडिया पे ऐसे लिखने को आता है स्पीशीज़ रिचनेस पे, तो आप लिख सकते हो इंडिया में प्लांट स्पीशीज़ कितनी है 45,000, एनिमल स्पीशीज़ कितनी है 90,000 की स्पीशीज़ के आसपास है। ठीक, और इसके बाद हम लोग बात करें ग्लोबल एस्टिमेट। ठीक है, तो कितना है, मैंने जो कहा था 22% वाला रिकॉर्डेड सो फॉर। अच्छा, यहाँ पे अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन इंडिया डाइवर्सिटी प्रोबेबली मोर देन 1 करोड़ प्लांट, 1 लाख प्लांट स्पीशीज़। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें, अगर नंबरिंग में बात करें, अभी तो हमने देखा इस तरह से 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ और 3 लाख एनिमल स्पीशीज़। ठीक है, जो है अभी डिस्कवर करना बाकी है ना। अभी तक जितनी हम लोग डिस्क्राइब कर लें 45,000 और 90,000 ये रिकॉर्ड की जा चुकी हैं स्पीशीज़। ठीक है, 45,000 और 90,000 एनिमल की। लेकिन अगर हम लोग बात का एस्टिमेशन करें कि इंडिया में भाई है कितनी, टोटल कितनी है स्पीशीज़, ठीक है, प्लांट की और एनिमल की ना, तो ये 1 लाख स्पीशीज़ प्लांट की हैं, 3 लाख स्पीशीज़ एनिमल की हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनकी बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि लोगों को ये चीज़ शेयर भी करते रहिए साथ साथ में। और सर जूम कर दिए, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, आप लोग कमेंट भी करके बताते नहीं हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके यहाँ पे बता दिया कीजिए, बहुत छोटे टेक्स्ट के साथ। तो अब यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अच्छा, तो इंडिया के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा कि ठीक है, इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडिया पे ऐसे लिखने को आता है, इंडिया की स्पीसीज रिचनेस पे ऐसे लिखने को आता है। तो इंडिया की स्पीसीज रिचनेस पे जब ऐसे लिखने आएगा तो क्या लिखेंगे आपकी, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया कितना 2.4% ऑक्यूपाई किए हुए है। इंडिया के पास जितनी ज़मीन है पूरे वो वर्ल्ड की कितनी है 2.4% है, ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। और इसके बाद 8.1% यहाँ पे ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन है कि 8.1% खाली अपने इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 8.1% स्पीशीज़ है। ठीक, क्योंकि वर्ल्ड में तो कई सारे देश हैं और फिर भी इंडिया के पास 8.1% पूरे वर्ल्ड का है। और 12 मेगा डाइवर्सिटी, ठीक, कंट्रीज़ में से एक है इंडिया। और ऐसा ये सब चीज़ें क्यों, क्योंकि यहाँ का ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है। ठीक, 45,000 स्पीशीज़। अच्छा, आप लोग एक चीज़ जरूर कमेंट करेंगे यहाँ पे, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि इंडिया का जो है क्लाइमेट किस तरह का है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका भी आंसर आपको लास्ट में दिया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए एंड तक, आपको एंड में ये चीज़ हम बताएंगे कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है। अच्छा, तो 45,000 यहाँ पे स्पीशीज़ हो गई, ये तो रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं, और 90,000 एनिमल की। अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो एस्टिमेटेड है कि भाई इतनी हो सकती हैं, तो 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ इंडिया में हो सकती हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई हैं। 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ और हो सकती हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई हैं। ठीक, स्पीशीज़ रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी को हम लोग नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बोला जाता है। ठीक है, नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बोला जाता है, क्योंकि स्पीशीज़ एक क्या है, लाइब्रेरी या कह सकते हैं लेबोरेटरी की तरह से होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे इंडिया में या हमारे अर्थ पे, तो ये सब क्या है, एक लाइब्रेरी की तरह है ना। लाइब्रेरी से जिस तरह से लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक अरेंज होती हैं, उसी तरह नेचर में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का क्या पैटर्न रहता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या पैटर्न रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न की बात करेंगे कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
अलग अलग जगह पे बायोडाइवर्सिटी में, यानी अलग अलग जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस आते जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, शायद यहाँ पे डायग्राम इसका बना हो जिससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं बना है, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा तो डायग्राम बनाने में आसानी होगी। इस तरह का हमने किया इसको। अब यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे हम अर्थ बनाते हैं, ठीक, तो अर्थ के बीच में क्या है, इक्वेटर इस तरह से होती है, ठीक है, टिल्टेड है ना, इस तरह से इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जिस तरह से लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा ये होता है लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम बीच में से किनारे जाते जाते हैं, ये बीच में इक्वेटर है, तो जैसे जैसे हम अर्थ पे किनारे के साइड जाते हैं, पोल के साइड जाते जाते हैं, तो ये लैटिट्यूड बढ़ता जाता है, ठीक। बीच में होता है 0 डिग्री और ये इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इधर होता है 23.5, ये दिया हुआ है 23.5 इस तरह से, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इधर भी इस तरह से होता है, ठीक है, साउथ साइड में इस तरह से बढ़ता जाता है लैटिट्यूड। तो नॉर्थ साइड में बढ़ता जाता है, साउथ साइड में बढ़ता जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ साइड में बढ़ रहा है और ये साउथ साइड में इधर लैटिट्यूड बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस जोन में 23 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इस जोन की जब बात करेंगे ना, इतने हिस्से की जितना हमने मार्क किया, इतना हिस्सा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक्स। इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है ट्रॉपिकल एरिया, यहीं पे अपना इंडिया भी आता है इतने हिस्से में, ठीक। तो ये ट्रॉपिकल एरिया है जो इक्वेटर के आसपास है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे हम लोग कोलंबिया की बात करते हैं ना, कोलंबिया, ठीक है, ये इक्वेटर के पास है, कोलंबिया भी हमारे इक्वेटर के पास है। यहाँ पे बर्ड की स्पीशीज़ कितनी है, 1400 स्पीशीज़ बर्ड की है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आई होप कि आप इक्वेटर से जैसे जैसे किनारे जा रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस कम होती जाती है, ठीक है। इक्वेटर से जब किनारे जाते हैं, पोल के साइड जाते जाएंगे, यूरोप हो गया, ठीक। अभी आप इंडिया में ट्रॉपिक्स पे हैं, ट्रॉपिकल पे हैं ना, गर्म जगहों पे, अफ्रीका में ट्रॉपिकल पे हैं। जैसे आप किनारे जाते जाएंगे, यूरोप साइड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया साइड जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आप ट्रॉपिक से दूर जा रहे हैं। जब दूर जा रहे हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे फिर या पोल्स पे जा रहे हैं तो स्पीशीज़ भी कम हो जाएंगी और वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिक पे गर्म इन्वायरमेंट रहता है, वार्म रहता है। तो स्पीशीज़ जो होती है इक्वेटर के आसपास ज़्यादा देखने को मिलती है अर्थ पे। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स ना। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंशियल जो डिफरेंस होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का एक सीक्वेंशियल, जैसे नहीं रेनबो बनता है आसमान में, वो भी एक तरह का ग्रेडियंट होता है, कलर ग्रेडियंट ना। तो जो सीक्वेंशियल एक डिफरेंस बनता है, मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या, धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना। स्पीशीज़ इक्वेटर से आप जब कहाँ जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, इक्वेटर से दोनों तरफ, इधर भी पोल है, उधर भी नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल, जब भी पोल की तरफ जा रहे हो तो धीरे धीरे स्पीशीज़ कम हो रही है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। स्पीशीज़ यहाँ से आप जो है इंडिया है, इंडिया से आप गए चाइना, वहाँ पे थोड़ी और स्पीशीज़ कम हो गई, ठीक है। चाइना से गए फिर आप दूसरी जगह यूरोप वगैरह, वहाँ पे और स्पीशीज़ कम हो गई, तो स्पीशीज़ धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक। तो इस जैसे एक ग्रेडियंट बनता जाता है, धीरे धीरे ये चीज़ सिक्वेंशियल मैनर में कम होती है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं ना, जैसे सीढ़ी होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स पे ना। तो ट्रॉपिक्स पे 23.4 डिग्री के आसपास जैसे कोलंबिया है, तो यहाँ पे बर्ड की स्पीशीज़ बहुत देखने को मिलती है, 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड देखने को मिलती है। न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे 105 स्पीशीज़ होती हैं और ग्रीनलैंड में 71 डिग्री पे होता है ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे 56 स्पीशीज़। यहाँ देखो ना, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। कोलंबिया 23.5 के आसपास था, इक्वेटर के आसपास, तो यहाँ पे 1400 स्पीशीज़ थी। फिर हम लोग थोड़ा और दूर चले गए, 41 डिग्री पे चले गए, ठीक है। तो 23.5 से ज़्यादा है ना 41 डिग्री, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये ज़्यादा दूर है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो 23 यहाँ पे आ रहा है बीच में, और 41 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दूर आ रहा है 41, इस साइड आ रहा है 41 यहाँ पे, ठीक है। तो दूर जैसे जैसे जा रहे हैं, ये यहाँ पे मान लो क्या पड़ रहा है आपका, न्यूयॉर्क पड़ रहा है 41 पे, तो यहाँ पे सिर्फ 105 स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे कितनी है, 105 स्पीशीज़। और दूर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, 71 पे जा रहे हैं, ठीक है, 71 डिग्री नॉर्थ पे। तो यहाँ पे कितनी स्पीशीज़ देखने को मिल रही है, 71 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, अंधेरा जैसे कर दिया ना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं है, 56 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, ठीक है। तो कितनी कम हो गई स्पीशीज़ ग्रीनलैंड में ना, इस जगह पे ग्रीनलैंड पड़ता है, इक्वेटर पे कोलंबिया पड़ रहा है, किनारे न्यूयॉर्क पड़ रहा है, और फिर एकदम इस जगह पे पोल साइड एकदम ग्रीनलैंड पड़ रहा है, ठीक। तो ग्रीनलैंड में सबसे कम स्पीशीज़ हैं।
तो इस तरह से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है ना, कोल्ड हो जाता है, तो स्पीशीज़ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बहुत कम स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 1200 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। ठीक है, इंडिया में 1200 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, और इसी तरह से बहुत सारी जगहों का दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसको देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ कहाँ पे देखने को मिलती हैं, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में, आपको याद रखना है कहाँ पे देखने को मिलती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। और ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, इसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट की खासियत ये है कि इनको क्या जाता है, इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है ना, यानी फेफड़े, भारत पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इनको, क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ के फॉरेस्ट अर्थ की मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है, अर्थ की मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये अमेजन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो जितनी भी ऑक्सीजन अर्थ पर प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से आ रही है, यहाँ के जंगलों से आ रही है। बहुत बड़ी जगह पे जंगल बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर अर्थ की जो ऑक्सीजन है ये इसी से आती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से, इसीलिए लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है इनको। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। प्लांट की कई स्पीशीज़ है, 40,000 स्पीशीज़ प्लांट की हैं। एक बार हम लोग बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख ले रहे हैं। 3000 स्पीशीज़ फिशेस की हैं ना, 1300 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, 427 मैमल्स की हैं। ठीक, 427 एम्फीबियंस की हैं, सबकी मतलब दे रखा है ना, एस्टिमेट किया गया है कितनी स्पीशीज़ हैं ये रिकॉर्डेड। 378 ऑफ रेप्टाइल्स की हैं, और 1,25,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मिलियन इंसेक्ट साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किए हैं। ठीक है, जिनको अभी खोजना बाकी है, तो 2 मिलियन यानी 20 लाख इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं जिनको अभी खोजना बाकी है। तो कितना ज़्यादा स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, कितने तरह तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है ना। आप जब भी जू जाते होंगे, चिड़ियाघर, वहाँ पे देखते होंगे अलग अलग तरह के जानवर, तो बहुत आपको खुशी एक तरह से मिलती होगी, हैप्पीनेस होती होगी, ये सब देख के इंजॉय करते होंगे आप। लेकिन नेचर में तो देखिए कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं कि इसको एक बार में कोई इंसान, हम लोग जू तो चिड़ियाघर होता है एक दिन में घूम लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक दिन में देखना पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा स्पीशीज़, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, इतने तरह तरह के हैं। ठीक, तो ये तो महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे सब ढूंढने में, और बहुत सी तो अभी तक ढूंढी भी नहीं गई स्पीशीज़ ना। 2 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट की हैं जो अभी खोजना बाकी है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर अमेजन रेन फॉरेस्ट का, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस रहती है, बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट सब कुछ देखने को मिलते हैं। अब डाइवर्सिटी रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस हैं ना, डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस हैं। जैसे बताया गया कि स्पेसिएशन जो है ना, ये टाइम के साथ होता है, टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ग्लेशिएशन वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ, उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्पेसिएशन होता गया। ठीक है, और ग्लेशियर वगैरह जैसे जैसे पिघले, उनसे फिर धीरे धीरे करके वाटर की अवेलेबिलिटी हुई, तो उस तरह से स्पेसिएशन पे असर पड़ा, नई नई वेराइटीज़ बनी। और इसके अलावा लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से कितनी दूरी है उस बात पे डिपेंड करता है स्पेसिएशन ना। दूसरा हम लोग ये भी समझ सकते हैं हाइपोथेसिस में कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जिस जहाँ का ज़्यादा होता है, ठीक, वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल ये होता है ना। यहाँ पे ज़्यादा हमें स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पे निश स्पेशलाइजेशन भी होता है। मतलब एक ही हैबिटाट में अलग अलग जगह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे आप एक निश क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि निश होता क्या है। निश जो है क्या होता है, जब एक ही हैबिटाट पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, ठीक है, एक ही लोकेलिटी पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं निश। ठीक, जैसे एक ट्री है, तो ट्री की जड़ों से जो है छोटे मोटे इंसेक्ट वगैरह या आंट्स वगैरह अपनी फूड लेती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेम, इससे कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो स्टेम से अपना फूड वगैरह ऑब्टेन करते हैं। फिर उसके बाद है लीफ, ठीक है, उसकी लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तो उससे कुछ इंसेक्ट्स या बर्ड्स वगैरह अपना फूड ऑब्टेन करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है।
तो इस ये जो अलग एक ही प्लांट में एक डिवीज़न हो गया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उनके न्यूट्रिशन का, तो इसको हम लोग बोलते हैं नीश। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे नीश हमें देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में, और इसकी वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी डायरेक्ट खड़ा सूरज पड़ता है ना यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्ट होती है सूरज, सोलर लाइट की जो सन लाइट है उसकी डायरेक्शन वर्टिकल होती है। जैसे अर्थ बनाते हैं हम लोग, तो अर्थ पे इस तरह से सन डायरेक्ट इसकी लाइट पड़ती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, एकदम सीधी वर्टिकल। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हमें स्पीशीज़ भी देखने को मिलती हैं। बाकी सब जगह पे कहते हैं 6 महीने रात 6 महीने दिन, इस तरह का होता है हिसाब, यानी वहाँ पे क्या होता है कि अर्थ की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, बल्कि कुछ एंगल पे पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे स्पीशीज़ भी कम है। जैसे पोल्स वगैरह का जो एरिया है वो अक्सर डार्क ही रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर तो अंधेरे ही रहता है, तो इसलिए वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी कम है, प्लांट ज़्यादा बनाते नहीं फूड, तो इसलिए स्पीशीज़ वगैरह भी कम है, वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ फल फूल नहीं पा रही है, ठीक है। तो सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेशिएशन में ना, सनलाइट का भी बहुत रोल होता है। तो क्या क्या देखा हमने कि लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेशिएशन में। अगर आपसे पूछ लो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना बायोडाइवर्सिटी को, तो यानी किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होगी, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्पेशिएशन में टाइम का रोल होता है, टाइम ऑर्गेनाइजेशन का, लैटिट्यूड्स का, इसके अलावा टेम्परेचर का, और सनलाइट का, नीश का, इन सब चीज़ों का रोल होता है, ठीक। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अब एक यहाँ पे स्पीशीज एरिया हाइपोथेसिस भी है, ये भी एग्जाम में पॉपुलर है, काफ़ी पूछी जाती है स्पीशीज एरिया हाइपोथेसिस। क्या हो गया, तो ये स्पीशीज एरिया हाइपोथेसिस ये है, यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। एलेक्जेंडर वॉन हर्बर्ट ने बताया था स्पीशीज एरिया हाइपोथेसिस दी थी ना। तो जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बड़ा एरिया लेते जाएंगे, उस तरह से क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग बड़ा एरिया लेते जाएंगे उस तरह से यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी हमको देखने को मिलेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज हमको देखने को मिलेंगी, तो उसकी रिचनेस बढ़ती जाती है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है जिस तरह से हम लोग बड़े से बड़ा एरिया लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इससे सिग्मॉइड करके बनेगा थोड़ा ना। और दूसरा अगर हम इसको कैसे लेंगे, लॉग पे अगर इसका निकालेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है ना, ठीक है, स्लैंट लाइन एक बनती है, पहले कर्व बनता है, ठीक है। अगर नॉर्मली हम लोग स्पीशीज़ कंसीडर कर रहे हैं, एरिया और स्पीशीज़ कंसीडर कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू सी एफ जेड बनता है फॉर्मूला। यहाँ पे एस क्या है, स्पीशीज़ रिचनेस, कितनी स्पीशीज़ होंगी, ठीक है। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज़ का नंबर बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे जैसे स्पीशीज़ हम एरिया बढ़ा रहे हैं स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ रहा है, इधर एरिया लिखा हुआ है, इधर स्पीशीज़ रिचनेस, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हैं, पहले 1 मीटर लिए, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 100 मीटर, 200, 1 किलोमीटर, इस तरह से। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाते गए स्पीशीज़ भी क्या होगी, बढ़ती गई, और फिर बाद में आके थोड़ी स्टेबल हो गई ना, मतलब एक मैक्सिमम नंबर पहुंचने के बाद स्पीशीज़ फिर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो एक मैक्सिमम नंबर पहुंचने के बाद स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, स्पीशीज़ स्टेबल हो जाती हैं। दूसरा है ए क्या है, एरिया, यहाँ पे जैसे जैसे एरिया बढ़ा है स्पीशीज़ बढ़ रही है। जेड है स्लोप ऑफ द लाइन ना, इसकी स्लोप क्या है, तो कर्व में तो खास स्लोप नहीं समझ में आएगी, जब इसका लॉग निकालेंगे तो यहाँ पे एक स्लोप स्लैंट हमको लाइन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे स्लोप देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा सी वाई इंटरसेप्ट है ना, सी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है कि वाई से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये चीज़ एकदम बॉटम पे नहीं जुड़ी हुई है, थोड़ा सा अपर ऊपर के साइड है, यानी ये सी यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन जो है सी है, ठीक। वाई इंटरसेप्ट है सी है, इधर के साइड सी देखने को मिलेगा। और फिर है यहाँ पे, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट है। अब ध्यान क्या देना है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पीसीज रिचनेस के बारे में। अभी आपको बताया कि स्पीसीज रिचनेस होती क्या है, क्या होती है स्पीसीज रिचनेस, जैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था, और उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं एरिया बढ़ाते जाते हैं स्पीसीज की रिचनेस भी बढ़ती जाती है। साउथ अमेरिकन जंगल्स वगैरह पर उनकी स्टडी है, और ये उन्होंने एक फार्मूला दिया इसका, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे एस क्या बता दिया आपको, एस स्पीसीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड स्लोप है, और सी वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं
स्पीसीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है भाई, क्यों इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ होनी चाहिए ना, इन्वायरमेंट में हमें क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की। एक मिनट जरा एक बार चेक कर लें वीडियो कितना क्या इसमें बचा अभी। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कुछ मेथड है, ये पूरा मेथड ही दिए हुए हैं। चलो तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक करके हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम लोग आगे चीज़ें समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। कहाँ गया, खो गया, एक मिनट बस। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डेली हम आप लोग के लिए वन शॉट लेके आते हैं क्लास 12 के, तो उसको आप ज़रूर देखा कीजिए। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको नीट की अपडेट टाइम पे मिलती रहेगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको टाइम पे नीट की अपडेट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेशन शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, यानी इन्वायरमेंट के लिए स्पीशीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो जब हम लोग इसको बात करते हैं, जो इकोसिस्टम, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना कि जो इकोसिस्टम क्या है ज़्यादा जिसमें ज़्यादा स्पीशीज होती है, मोर स्पीशीज, वो इकोसिस्टम क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, जहाँ पे ज़्यादा तरह के ज़्यादा पॉपुलेशन की नहीं बात कर रहे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन अगर ज़्यादा किसी इन्वायरमेंट में तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और वो जल्दी डिके नहीं होगा, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा वो इन्वायरमेंट, जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ की क्या होगी, वैरायटी होंगी। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है। अब वो स्टेबल किस तरह से है, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ कुछ ना कुछ तरह से काम आ सकती है ना। अब वो किस तरह से काम आ सकती है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, ये बताया गया इंपॉर्टेंस के बारे में कि किस तरह से इंपॉर्टेंस हो सकती है। कुछ चीज़ यहाँ पे दी थी, देखो यहाँ पे क्या है, एक रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस है। रिवर्ट पेपर हाइपोथेसिस किस तरह से स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हाइपोथेसिस ले सकते हैं, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस ना। ये हाइपोथेसिस क्या होती है, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस, इसमें ये कहा जाता है रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस में, ठीक है, रिवर्ट पोपर में कि जैसे एक और इसको हम लोग कह सकते हैं, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट जो थे पॉल एलिश ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के जो इकोलॉजिस्ट है पॉल एलिश ना, उन्होंने ये रिवर पोपर हाइपोथेसिस दी थी। किसने दी थी, पॉल एलिश ने दी थी, ठीक है। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट थे, इनकी स्टडी इकोलॉजी पे थी। तो रिवर पोपर हाइपोथेसिस इन्होंने दी, और इसमें क्या कहा गया कि जैसे एक एयरप्लेन है ना, एयरप्लेन जैसे होती, तो इकोसिस्टम की तरह काम करती एयरप्लेन, हवाई जहाज यानी, तो वो किसकी तरह काम करती है, इकोसिस्टम का, हम उसको समझ सकते हैं कि एक इकोसिस्टम जैसे है ना। अब उस एयरप्लेन में क्या है कि उसके कई पार्ट्स हैं, उसमें विंग्स हैं, और उसमें उसकी टेल है, सब कुछ है, और उसमें इंसान भी बैठे हुए हैं, ठीक है, ह्यूमन भी हैं। अब वो उड़ रही है अगर, और उसमें क्या है कि उसके जो विंग्स वगैरह हैं, सब कुछ सारे पार्ट्स हैं, वो कैसे कनेक्ट एक दूसरे से, रिवेट्स के थ्रू कनेक्टेड है ना। रिवेट्स मतलब वहाँ पे जो बोल्ट्स उसके होते हैं, ठीक है, स्क्रू होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, तो उनके थ्रू वो क्या है, कनेक्टेड है रिवेट्स के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि मशीनों में क्या होते हैं, बोल्ट्स और स्क्रू बोल्ट ये सब लगे होते हैं, उससे कसी होती है मशीन, ठीक है।
तो एयरप्लेन एक मशीन है ना, उसमें क्या अलग अलग रिवेट्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे रिवेट्स हैं उसमें, स्क्रू बोल्ट्स वगैरह हैं, तो और उसमें इंसान भी बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से हमारा इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में क्या है, ये अलग अलग स्पीशीज इसी स्क्रू और बोल्ट की तरह काम कर रही हैं जो इकोसिस्टम को जोड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग भी हैं। अब क्या होगा, अगर उस एरोप्लेन में से, ठीक है, होम, ठीक है, अब उस स्पीशीज में क्या करें, एरोप्लेन में से अगर हम लोग एक भी वो निकाल लें, रिवेट निकाल लें, ठीक है, एक भी रिवेट, एक भी स्क्रू या बोल्ट निकाल लें, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्क हो सकता है, ठीक है। एक भी अगर, क्योंकि हर एक स्क्रू का वहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंस है, स्क्रू और बोल्ट का, तो अगर एक भी स्क्रू या बोल्ट अगर वहाँ पे क्या रहेगा, वो निकल जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फ्लाइट में दिक्कत हो उसको, एरोप्लेन को। अगर मान लो विंग का अगर निकल गया, ठीक है, विंग जैसे उसकी है, वो तो और ज़्यादा सेंसिटिव होता है विंग एयरप्लेन की, उसमें से कोई स्क्रू निकल गया, ठीक है, या बोल्ट निकल गया, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। फिर अगर वो उड़ेगी एयरप्लेन लोगों को लेके, तो उसके डैमेज होने के एयरप्लेन के, या उसके जो है क्या करने के, एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज़ जो है स्क्रू और बोल्ट की तरह, रिबट्स की तरह काम कर रही है, और अगर एक भी स्पीशीज़ कम होगी तो इकोसिस्टम के लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे इसी को बोला गया रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ठीक है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। और अगर इकोसिस्टम को नुकसान होगा तो इकोसिस्टम के अंदर ही तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग पे भी असर तो पड़ेगा ही, इंसानों पे भी असर पड़ेगा और इंसानों को भी नुकसान होगा। इसीलिए इकोसिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए कहा जाता है, बचाने के लिए कहा जाता है। तो ये आई होप समझ में आएगी आपको इकोसिस्टम हाइपोथेसिस क्या है, इसको सॉरी, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस क्या है। ये हाइपोथेसिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट पॉल एरिश ने दी थी, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। और इसमें एयरप्लेन को, इकोसिस्टम को कंपेयर किया गया था एयरप्लेन से, और स्पीशीज़ को कंपेयर किया गया था स्क्रू बोल्ट या रिवेट से कंपेयर किया गया था। और ये बताया गया कि जैसे एयरप्लेन में क्या होते हैं, हज़ारों रिवेट्स स्क्रू बोल्ट होते हैं, फिर भी इसका एक एक स्क्रू बोल्ट जो होता है एयरप्लेन का, वो इंपॉर्टेंट, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और अगर उसको एक एक अगर स्क्रू बोल्ट को हम निकालें, ठीक है, तो क्या होता है, एयरप्लेन में उसका फ्लाइट में बहुत रिस्क हो जाता है, ठीक है, उसके एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो इकोसिस्टम है, अगर हम लोग एक स्पीशीज़ में से कम करते जाएं, तो हमारे इकोसिस्टम के लॉस होने के, डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक। तो इसी कुछ चीज़ को कहा जाता है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस ना। तो ये चीज़ आप अगर लिखने में आएगा तो ये पूरा आप इतना लिख सकते हैं, ठीक, यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में हर एक किसकी, स्पीशीज़ की। फिर यहाँ पे बहुत सारा ये दिया हुआ है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस तरह से हो रहा है, किस तरह से स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं। जैसे हम लोग अपने कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर में क्या 2000 से पहले यहाँ पे गिद्ध वगैरह देखने को, वल्चर देखने को मिलते थे, लेकिन अब क्या 2000 के बाद से यहाँ पे वल्चर देखने को नहीं मिलते। तो एक तरह से यहाँ पे भी स्पीशीज़ लॉस हो गया ना। अपने इंडिया में चीते बहुत एक टाइम पर कम हो गए थे, ठीक है, शुरुआत में तो बहुत चीते थे, लेकिन फिर बाद में उनका जब शिकार होने लगा ना, शिकारी वगैरह उनको मारने लगे, तो यहाँ पे भी चीते काफ़ी कम हो गए। इसी तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ जो है यहाँ पे इंडिया में या डिफरेंट लोकेलिटीज़ में कम होती गई हैं, ठीक, टाइम के साथ साथ। अब उनका शिकार बहुत बढ़ गया, या उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई, या उनके एनवायरनमेंट में किसी तरह का जो है डिज़ास्टर आ गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिज़ास्टर आ गया, तो कोई भी रीज़न रहा हो, तो इससे क्या स्पीशीज़ का लॉस बहुत तेज़ी से हुआ। जबकि स्पीशीज़ को बनने में क्या काफ़ी टाइम लगता है, लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन उनका लॉस होना ये काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोडो, मॉरिशस में डोडो एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आईयूसीएन रेड लिस्ट भी एक है ना, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। आईयूसीएन की रेड लिस्ट ना, रेड डेटा बुक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 2004 में बनी थी ना आईयूसीएन की रेड लिस्ट। आईयूसीएन इसका फुल फॉर्म क्या है, अभी आपको बताया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक, आईयूसीएन। तो इसकी रेड लिस्ट बनी 2004 में, और इसमें 784 स्पीसीज़ का बताया गया कि इनका एक्सटिंक्शन हो गया है। 784, 784 स्पीसीज़ में बहुत बड़ी अमाउंट है ये। 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लैनेट्स, तो इन सब का एक्सटेंशन इसमें बताया गया, ठीक है। और कब, लगभग 500 साल में, 500 साल में 784 स्पीसीज, यानी हर साल लगभग एक स्पीशीज़ जो है वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, ऐसा बताया गया, ठीक।
इसमें हम लोग किस किस स्पीशीज़ को लेते हैं, जैसे मॉरिशस, डोडो मॉरिशस ना, मॉरिशस में पाया जाता है डोडो, न्यूजीलैंड के आसपास मॉरिशस वगैरह में डोडो पाया जाता है। और ये डोडो जो होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, डरपोक जानवर होता है, ठीक है, थोड़ा डरता है ये। जब बाहर से मॉरिशस में डॉग वगैरह की वैराइटीज़ लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई, लोग ने डॉग वगैरह पालते हैं, तो डॉग वगैरह की वैराइटीज़, विदेशी वैरायटी जब इंट्रोड्यूस कराई, तो फिर ये वहाँ पे क्या है, डोडो जो वहाँ पे बहुत डरने लग जाए, और वो डर के छुपने लग गया, और वो सही से वहाँ पे फल फूल नहीं पाए, वहाँ पे जो अपना सर्वाइवल नहीं कर पाए। इसलिए डोडो की वैरायटी, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ये, तो मॉरिशस में डोडो की वैरायटी बहुत कम हो गई ना, फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं डोडो। क्वैग, एक है क्वैगा, अफ्रीका में क्वैगा, इसकी वैरायटी पे भी बहुत असर पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वैराइटीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, एक्सटिंक्ट वैराइटीज़ हैं ये, क्वैगा, अफ्रीका में क्वैगा वैरायटी। ऑस्ट्रेलिया में थाइलेसीन वैरायटी, ठीक है, इसकी बहुत कमी हो गई। और स्टेलसी काऊ, रशिया, रूस में स्टेलसी, इसकी वैरायटी पर काफ़ी असर पड़ा है। और 3 सब स्पीशीज़, टाइगर की 3 स्पीशीज़, बाली, जावान और कैस्पियन, ठीक है, बाली, जावान और कैस्पियन, ठीक है, इन पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ा और ये एक्सटिंक्ट हो गए ना, तो इस ऐसे वैराइटीज़ एक्सटिंक्ट हुई हैं। कौन कौन सी, मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थैलीसिन, साथ साथ आप याद भी करते चलेंगे, रशिया की स्टेरसी और बाली, जावान, कैस्पियन की 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, इतनी चीज़ें एक्सटिंक्ट हुई हैं। और लास्ट 20 ईयर की अगर हम लोग बात करें, लास्ट 20 ईयर, पिछले 20 साल में 27 स्पीशीज़, यानी हर साल एक स्पीशीज़ से भी ज़्यादा, ठीक है, लॉस हो रहा है स्पीशीज़ का, तो ये आपको याद रखना है, हर साल एक स्पीशीज़ से भी ज़्यादा स्पीशीज़ का, तो एक बहुत टॉपिक जो है कंसर्निंग टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक्सटिंक्शन, अगर देखें तो 15,500 स्पीशीज़, ये इनको थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, यानी अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई है लेकिन इनको थ्रेट है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये, इंडेंजर्ड कहा जाता है, जिनको एक्सटिंक्शन का थ्रेट होता है उनको क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये 15,500 स्पीशीज़ जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं वर्ल्ड में, ठीक है। 12% इनमें से बर्ड्स हैं, 23% मैमल और 32% एम्फीबियन है, 31 जिम्नोस्पर्म वगैरह है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें अगर अभी तक 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं अर्थ पे, ठीक है, लार्ज स्केल लॉस जिसको बोला जाता है स्पीशीज़ का, ठीक है, तो ये 5 एक्सटिंक्शन इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और 6 एक्सटिंक्शन की अब कहा जाता है कि हाँ 6 एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, नहीं और भी ज़्यादा स्पीशीज़ विलुप्त हो सकती हैं ना। इससे पहले जब 5th हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, डायनासोर हो गए थे, ठीक है, डायनासोर जो गायब हुए थे अर्थ से, ठीक है, एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर का, तो 5th एक्सटिंक्शन है ना। कहा जाता है कि बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो गया या मेटेरियल वगैरह टकरा गया अर्थ से, जिसकी वजह से उनके ऊपर असर पड़ा और वो एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से क्या होता है, क्या क्या नुकसान है बायोडाइवर्सिटी। एक तो हमने रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस दी कि एक अंदाजा लगा कि हाँ इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और क्या क्या लॉस हैं डाइवर्सिटी के, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्शन का यहाँ पे कमी हो जाती है, ठीक है, प्लांट वगैरह की कमी हो जाती है ना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि यहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। अगर जैसे क्योंकि प्लांट प्रोडक्शन कैसे कम हो जाए, मान लो इंसेक्ट की वैराइटीज़ जो है वो अगर एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इंसेक्ट की वैरायटी अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं, प्लांट के पॉलिनेशन करते हैं ना, यानी रिप्रोडक्शन में प्लांट की हेल्प करते हैं इंसेक्ट जो होते हैं। अगर इंसेक्ट कम होंगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वैरायटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट की वैरायटी डिपेंड करती है इंसेक्ट की वैरायटी पे। दूसरा है लोअर रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल परटर्बेशन सच एज ड्रॉट वगैरह की वजह से, सूखे वगैरह की वजह से भी काफ़ी, या इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स होते हैं उसकी वजह से जो है उसके एनिमल्स वगैरह को प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीसीज कम हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी कम हो सकती है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ना, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेके आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो लोअर रेसिस्टेंट, और इसके बाद इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी वगैरह देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी, तो इसकी वजह से भी वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स, ठीक है। तो जब एक वेरिएबिलिटी होती है ना इकोसिस्टम में, तो इसका असर पड़ता है प्लांट प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि ठंडी जगह पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट नहीं सही से मिल पाएगी, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। वाटर कहीं पे कम है, अगर सूखा डिजर्ट टाइप का है तो वहाँ पे स्पीशीज़ कम हो जाएगी, वाटर नहीं ज़्यादा मिलेगा ना, तो स्पीशीज़ को सर्वाइवल प्रॉब्लम होगी। कहीं पे
बहुत ज़्यादा मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, डिसीजेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस लगभग हमें हर जगह देखने को मिल सकता है। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो कॉजेस होते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस और ज़्यादा बढ़ता रहता है, एक्सेलरेट होता रहता है। ठीक है, ह्यूमंस इसको एक्सेलरेट करते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसान की वजह से जो चीज़ें होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस बढ़ता जाता है। 4 मेजर कॉजेस यहाँ पे हैं। कौन कौन से हैं? इनको बोलते हैं ईवल क्वार्टेट। क्या बोलते हैं? ईवल क्वार्टेट। ठीक है, तो ईवल क्वार्टेट टर्म यूज़ किया जाता है ना, शैतानी चतुष्क बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो ईवल क्वार्टेट ये क्या है, मतलब एक शैतानी घेरा एक तरह से कह दो आप ना, तो इस तरह का। तो ये 4 कॉजेज जो हैं एक तरह से शैतानी घेरा बनाए हुए हैं, ईवल क्वार्टेट बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है। ये स्पीशीज़ लॉस है क्या? तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहला क्या है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। हैबिटेट लॉस क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? कोई स्पीशीज़ है कहीं पे और से वो हैबिटेट उसका छिन जाए तो उसको बोलते हैं हैबिटेट लॉस। अब ये हैबिटेट लॉस कहाँ देखने को मिलता है? जनरली हम लोग जब बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ अलाउ नहीं है, बहुत इसके लिए सख्त कानून है, लेकिन फिर भी लोग खेत खलियान बनाते हैं और वो बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनती है, तो जंगल काट दिए जाते हैं। तो जंगल क्या है, जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स का घर है वो, और जब वो घर यानी उनका हैबिटेट है, और जब वो काट दिया जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट को काटा जाएगा, तो ये वाइल्ड एनिमल कहाँ जाएंगे? सिटी में तो आ नहीं सकते, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, इनकी सर्वाइवल खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे मरते जाएंगे, एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का एक्सटेंशन लॉस होता है, यानी एनिमल्स का एक्सटेंशन होता है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि बीच बीच से काट देना, कि कोई प्रोजेक्ट के लिए बीच से कहीं से फॉरेस्ट को या किसी भी जगह पे जहाँ पे एनिमल्स थे उसको डिस्टर्ब कर दिए, वहाँ से जैसे रोड वगैरह निकाल देते हैं, अक्सर फॉरेस्ट वगैरह से रोड निकाल देते हैं, तो उससे क्या हो गया, फॉरेस्ट डिवाइड हो गया 2 पार्ट में ना। अब रोड निकाल दिए तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रोड बन गई अगर जंगल के बीच से, तो फिर एनिमल जो है बाकी वो डिवाइड हो जाएंगे ना, एक रोड पे आने नहीं चाहेंगे वो रोड साइड पे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, एक जगह फॉरेस्ट के अलग एनिमल और एक जगह फॉरेस्ट का अलग, तो आपस में मीटिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम उनको होगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से क्या है कि इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ना, हैबिटेट को छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में तोड़ देना। ठीक है, तो रोड्स वगैरह के लिए, ब्रिजेस वगैरह के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारी डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो ये सब इन्वायरमेंट से कंसर्निंग चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना, और गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करती है। आगे 40% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, 6%, तो यहाँ पे once covering more than 40% of the earth land surface, these rainforests now cover no more than 6%। ठीक है, पहले रेन फॉरेस्ट 40% थे और अब कितने हैं, 6% से भी कम हो गए, हाफ हो गए। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने कम हो गए, पहले 40% थे, अब 6% हो गए। तो इतनी तेज़ी से जब जंगल कटेंगे और जंगल से ऑक्सीजन हमको मिल रही है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको भी तो ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी, खाली जानवरों का थोड़ा ना लॉस है, इंसानों का भी लॉस है। ठीक, 1000 मोर हेक्टेयर्स, इससे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट कट कर दिए गए हैं। अमेजन, जिसको कहा जाता है, अमेजन को लंग्स ऑफ द प्लेनेट, बताया था अभी आपको, अमेजन को लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, बहुत बड़ा अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, मिलियन ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, ग्रास लैंड वगैरह, बीफ फॉरेजिंग, बीफ कैटल। ठीक है, तो सोयाबीन्स और ग्रास लैंड बीफ कैटल के लिए, तो बीफ और कैटल्स के लिए, तो ये सब जो है इनको कटिंग इनकी की जा रही है। ठीक है, ग्रास लैंड वगैरह की भी कटिंग की जा रही है, वहाँ पे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसके लिए कई रूल बना दिए हैं, तो ये सब चीज़ें अब इस पर थोड़ा सा रोक लग गई है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या आती हैं, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन में, इसको आप और पढ़ सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा फ्रेगमेंट का ना, लार्ज हैबिटेट ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ठीक है, लार्ज हैबिटेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, मैमल्स, बर्ड, सबको वहाँ पे उसकी टेरिटरीज जो होती है उन पर असर पड़ता है। ठीक है, और माइग्रेटरी बर्ड्स, बाहर से विदेशों से पक्षी भी तो यहाँ पे आते हैं इंडिया में, भरतपुर सेंचुरी वगैरह में। ठीक है, तो बाहर से जो है पक्षी भी यहाँ पे आते हैं, तो वो भी फिर आना उनका कम हो जाता है। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन होती है कि टेरिटरी वगैरह डिस्टर्ब होती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी देखने को मिलता है
ठीक है। दूसरा इविल क्वार्टेट में पहला हमने पढ़ा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, यानी जंगल वगैरह काटना या फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, जिसकी वजह से स्पीशीज जो है डिवाइडेड हो जाती हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, कोई एक रिसोर्स का बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम लोग ट्रीज़ वगैरह का फॉरेस्ट वगैरह का अक्सर यूज़ करते हैं टिम्बर के लिए, वहाँ से टिम्बर वगैरह ऑब्टेन करने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, और पेड़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं वो, उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। या कोई एनिमल की स्पीशीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा शिकार जैसे करने लग जाते हैं हिरन वगैरह का, ठीक है, शेर का, गैंडे का सींग के लिए गैंडे का शिकार करने लग जाते हैं, या हाथियों का शिकार करने लग जाते हैं, ठीक है, हालांकि भी इन सब चीज़ों पर रोक लगी हुई है। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो होता है इंसान के लालच की वजह से, इस वजह से क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी क्या होता है, स्पीशीज़ का बहुत तेज़ी से लॉस होता है। इसमें कुछ स्पीशीज़ के एग्जाम्पल स्टेलर सी हैं और पैसेंजर पिजन है, ठीक। पैसेंजर पिजन आपने जानते होंगे पैसेंजर पिजन क्या होते हैं, कि जिनको क्या किया जाता है, जो पुराने टाइम पिछले टाइम में यूज़ किए जाते थे कबूतर वगैरह, उनको चिट्ठी उनके पैर में बांध कर उड़ाई जाती थी। इनको लोकेलिटी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, नेविगेशन वगैरह की, तो ये बहुत सही से जहाँ पे भी चिट्ठी वगैरह पहुँचानी होती थी पहुँचा देते थे। ये पैसेंजर पिजन जो होते हैं इनका भी काफ़ी यूज़ किया गया, और इसकी वजह से इनका भी जो है एक्सटिंक्शन हो गया। स्टेलर सी काऊ का एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है, ये विलुप्त हो गया, अब ये देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तीसरा है इवल क्वार्टेट में एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट वो चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए ना। जैसे इन्वायरमेंट पानी है, ठीक है, पानी है, अब हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पानी को वेस्ट करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, फिर नेचर से पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वाटर खत्म हो जाएगा, इंसान मरने लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ कर लेना कि वो चीज़ फिर नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, गायब हो जाए, और फिर इंसानों को प्रॉब्लम हो जाए। एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स और को एक्सटिंक्शन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन यानी बाहर से कोई स्पीशीज जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन ना। तो बाहर की जब कोई स्पीशीज आती है उस वजह से जो कहीं की नेटिव स्पीशीज होती है ना, उनको खतरा हो जाता है और वो फिर सही से फ्लोरिश नहीं कर पाती, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। एलियन स्पीशीज यानी बाहर, यहाँ पे एलियन का मतलब एलियन नहीं है, वो वाला एलियन नहीं जो आउटर स्पेस से आता है, वो एलियन नहीं, ठीक है। तो ये एलियन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो किसी एक जगह से बाहर की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है ना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे वाटर हायसिंथ का, या हम लोग यहाँ पे ले लें नील पर्च। नील पर्च का पहले एग्जांपल लिया हो, तो पहले एलियन स्पीशीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनविजिबल होती हैं, ठीक है, ये वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ को अटैक करती हैं। जब भी आप कोई बाहर से डॉग वगैरह ले, आपने देखा होगा लोग खरीद के लाते हैं बाहर से डॉग, तो वो क्या करते हैं, लोकल डॉग पे बहुत ज़्यादा भौंकते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो इन्वेजिव होते हैं, और तो लोकल डॉग पे बहुत बार्किंग करते हैं वो, और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के लोकल डॉग को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, कि बाहर से जब कोई स्पीशीज़ कहीं पे लाई जाती है तो वहाँ की जो खुद की स्पीशीज़ है ना, उस पर इन्वेजन हो जाता है, इस पर वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, और डिक्लाइन या एक्सटेंशन भी होने लगता है उस स्पीशीज़ का। जैसे डोडो हो गया ना, जैसे चिचलेट फिश हो गई, लेक विक्टोरिया में, चिचलेट लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका में, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है लेक विक्टोरिया, ठीक है, और इस लेक विक्टोरिया में नील पर्च को लाया गया, ठीक है। इसमें चिचलेट फिश पहले से इसमें क्या थी, चिचलेट फिश थी, लेकिन इसको नील पर्च को बाहर से दूसरे कंट्री से लाया गया और उसको लेक विक्टोरिया में पाला गया। तो अब इस नील पर्च की वजह से क्या हुआ, इसने चिचलेट फिश पे अटैक किया, नील पर्च ने चिचलेट फिश पे अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका लॉस होने लगा, एक्सटेंशन होने लगा चिचलेट फिश का, ठीक। इसी तरह से हमारा कैरेट ग्रास किसी ना, जब गेहूँ वगैरह का वीट का जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वीट कम होता था, तो जब इंपोर्ट किया जाता था वीट वगैरह का, तो साथ साथ में कैरेट ग्रास भी आ जाती थी विदेशों से, तो बाहर से कैरेट ग्रास भी आ जाती थी, और वो कैरेट ग्रास, गाजर घास जिसको पार्थिनम कहते हैं, वो यहाँ पे वीट की तरह उगती थी और यहाँ की फसलों को बर्बाद करती थी, ठीक है। तो ये वीट की तरह यहाँ पे ग्रो करती है खेतों में कैरेट ग्रास, और बाकी फसलों को बर्बाद करती है, और ये क्या एलियन स्पीशीज़ है, बाहर से आई स्पीशीज़ है ये। तो ये हो गया, ये वाटर हायसिंथ लैंटाना, और लैंटाना एक फिश हो गई, और वाटर हायसिंथ हो गया इकोनिया जिसको बोलते हैं, ये बंगाल टाइरस को बोला जाता है, ठीक है। बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉन्ड वगैरह में इकोनिया उगाते थे, और वो क्या करते थे, पॉन्ड को कवर कर लेते थे, उस वजह से बाकी स्पीशीज़ जो पॉन्ड की होती थी उनको ऑक्सीजन सनलाइट नहीं मिल पाती थी। तो ये सब एलियन स्पीशीज़ है जिसकी वजह से नेटिव स्पीशीज़ पर असर पड़ता है ना। अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियास है, गैरी पाइनस है, ये इंडिजिनस कैटफिशेस को
नुकसान पहुंचाती थी। ठीक, तो इस तरह से डिफरेंट ये है स्पीशीज़, एलियन स्पीशीज़ जो बाहर की स्पीशीज़ होती हैं और जो किसी जगह की नेटिव स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर है को एक्सटिंक्शन ना, कि साथ साथ में किसी चीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना। ठीक है, साथ साथ में स्पीशीज़ का क्या हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन ना। क्योंकि जब एक एनिमल स्पीशीज़ आप क्या करोगे, एक्सटिंक्ट करोगे, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो उसके साथ ही दूसरी स्पीशीज़ है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे को एक्सटिंक्शन में क्या आता है, को एक्सटिंक्शन में आता है जैसे आप लोग एक सपोज करो ग्रास की बात करो, तो ग्रास जब एक्सटिंक्ट होती है, ग्रास की जब बात करोगे तो ग्रास जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है गोट वगैरह हो गई, ठीक है, गोट हो गई या जो, ठीक है, जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एनिमल स्पीशीज़ क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो को एक्सटिंक्शन में क्या है कि जो ग्रासेस वगैरह जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, एनिमल्स वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो घास वगैरह जो है, ठीक है, उस तरह से उनका को एक्सटिंक्शन चल रहा है बाकी जानवरों के साथ ना। तो जो भी जैसे हम लोग बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंगस होते हैं। लाइकेन में एल्गी और फंगस होते हैं। अगर एल्गी एक्सटेंट होगा तो फंगस भी एक्सटेंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी गायब हो जाएगा। ये हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे प्लांट और पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये ऑब्लिगेटरी होता है रिलेशनशिप। क्या होता है, प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का रिलेशनशिप क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है, ये लोड होने में टाइम लेता है। प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का रिलेशनशिप क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। तो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो है, ठीक है, जब इनमें से कोई एक चीज़ एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी चीज़ भी एक्सटिंक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। प्लांट एक्सटिंक्ट होगा तो एनिमल स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं ना, प्लांट पॉलिनेटर, प्लांट और पॉलिन इंसेक्ट्स जो होते हैं, पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट्स या एनिमल। तो प्लांट जब वो होते हैं, ठीक है, प्लांट का पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं। अगर इंसेक्ट जो है वो एक्सटिंक्ट होंगे तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जैसे अभी आपको बताई थी पहले। तो अगर इंसेक्ट एक्सटिंक्ट होंगे, गायब होंगे, तो फिर प्लांट भी क्या हो जाएंगे, वो भी पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी भी जनरेशन कम हो जाएगी, उनके भी नंबर कम हो जाएंगे, ऑफस्प्रिंग कम हो जाएंगे। ये कह सकते हैं प्लांट की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। और एक्सटिंक्शन टू द ऑफ द अदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म भी इस पे भी असर पड़ता है इसमें। जैसे अभी आपको बताया, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे शेर है वो हिरन को खाता है, ठीक है, शेर हिरन को खाता है। और अगर हिरन मान लो कम हो गए, फॉरेस्ट में हिरन कम होते गए, तो फिर क्या है, शेर पे भी असर पड़ेगा, लॉयन जो है वो भी कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है को एक्सटिंक्शन। तो इस तरह से ये इवल क्वार्टेट है। ये चार क्या है, क्वार्टेट, चार रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज और इन्वेजन, चौथा है को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को जो है ये बचाया जा सकता है, ठीक है, इसको रोका जा सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस को। इसके लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या मेथड अपनाते हैं, और क्या गवर्नमेंट का मेथड अपना रही है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ना, इस चीज़ को अपनाते हैं, ठीक है। तो जैसे टाइगर है, अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें पूरे पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है ना। तो ये भी हो सकता है कि प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम ना, इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना पड़े ना। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं तो उसमें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन की, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू। अब ये इन सीटू क्या, एक्स सीटू क्या, इन सीटू इसका मतलब होता है ऑन साइट, ठीक है, ऑन साइट उसी जगह पे कंजर्वेशन। जैसे सपोज करो कोई एनिमल स्पीशीज है, ठीक है, तो हमने उसको, वो जहाँ पे थी उसको वहीं पे रहने दिया, उसके आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। वहाँ पे क्या लगा दिया, वहाँ पे नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दिया, ठीक है, कि वहाँ पे कोई बाहर से कोई नहीं जाएगा। जैसे हिरन कहीं पे रह रहे हैं पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे हमने उसके चारों तरफ क्या कर दिया, जहाँ पे वो लोकेलिटी में रह रहे थे उन चारों तरफ बॉर्डर बना दिया और साइन बोर्ड लगा दिया नो एंट्री का, कि वहाँ पे कोई भी शिकारी की, कोई भी हंटर की नो एंट्री है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे डियर जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती हैं, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया ना। तो एक तरह से नो एंट्री होता है बाकी लोगों के लिए जो भी वहाँ पे इलीगल कोई भी वर्क करने वाले हैं। ये हंटिंग वगैरह ये सब इलीगल वर्क होता है ना।
ठीक है, या वुड वगैरह काटने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया जाता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई कि जैसे पर्टिकुलर जगह पे डियर थे, हिरन थे, तो उतने हिस्से के बॉर्डर पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, फेंसिंग वगैरह कर दी, सब कुछ कर दी, और यहाँ पे नो एंट्री का साइन लगा दिया। सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही वहाँ पे अंदर जाने के लिए अलाउ होते हैं गवर्नमेंट के ना, जो उसकी देख रेख करें, उसकी मेंटेनेंस करें। तो इस तरह से बनाए जाते हैं नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी टूरिस्ट वगैरह को अलाउ कर देते हैं घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें एंट्री पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरह से एनिमल को ऑन साइट प्रोटेक्शन दी जाती है, जहाँ पे वह उसी के हैबिटाट में उसको प्रोटेक्शन दी जाती है ना। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया एक्स-टू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। मान लो उसका हैबिटाट खत्म हो गया है, ठीक है, जंगल वगैरह जिसमें वो रह रहा था, ठीक है, हिरन जिस जंगल में रह रहा था वो वहाँ से क्या है, वो जंगल कट गया ना, लोगों ने काट दिया वो जंगल, ठीक है, या क्या किया कि उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया उस जगह का रोड वगैरह बनाने की वजह से, ठीक है, हमने रोड तो बना दी ना, या ब्रिज बना दिया, फिर हमने देखा कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, या इंडस्ट्री हमने सेटअप कर दी, फिर देखा ये तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ की जो स्पीशीज थी उनको रहने में प्रॉब्लम हो रही है, तब उनको उठा के हम कहाँ पे ले आए, जूस वगैरह में ले आए, बॉटनिकल गार्डन में। अगर प्लांट्स है तो बॉटनिकल गार्डन में ले आते हैं, और एनिमल है तो जूस में ले आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी केयर करते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स-टू या ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का हमारे पास यहाँ पे इलाज है ना। अगर इन सिटू कंजर्वेशन, जैसे वहीं पर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको कंजर्व कर लिए, या बाई चांस कोई एक्सीडेंटल ऐसा हो गया, जानबूझ के नहीं करते, ठीक है, एक्सीडेंटल इस तरह का हो जाता है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, डिजास्टर्स वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट जो है उनका वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या फ्रेगमेंटेशन उसका हो जाता है, टूट जाता है वो, तो वहाँ पे वो रहने लायक नहीं रह जाता, ठीक है। तो फिर वहाँ के एनिमल्स को उठा के हम जूज में, या अगर प्लांट है तो बॉटनिकल गार्डन वगैरह में उनको ला देते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे ग्रो कराते हैं, वहाँ पे अच्छे से वो फ्लोरिश कर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एक्स-टू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। फिर इसमें एक चीज़ आती है कि जब कोई पर्टिकुलर स्पीशीज, ये आपको याद रखना है, एक टर्म आता है एंडेमिज्म, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये समझते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज, थोड़े से एरिया में वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस हमको देखने को मिलती है, हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है। स्पीशीज बहुत तरह की होंगी उस जगह पे, और जो उस जगह पे स्पीशीज होंगी वो और कहीं स्पीशीज नहीं मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ना। जैसे इंडिया में अपने वेस्टर्न घाट है, इंडिया में क्या है, वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे जो हमको स्पीशीज़ देखने को मिलती है, ये दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। ये वेस्टर्न घाट है, इसमें हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, और साथ ही बहुत तरह की स्पीशीज़ भी हैं, तो ये हाई लेवल स्पीशीज रिचनेस है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। आई होप हॉटस्पॉट समझ में आया होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है। और पूरे वर्ल्ड में इस तरह कितने हॉटस्पॉट हैं, 25 हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। और यहाँ पे इन द वर्ल्ड टू 34, 9 और ऐड कर गए, 34 किए गए, ठीक है, इसको 34 कर दिया गया था। फॉर आल्सो रीजन ऑफ सेलेक्टेड हैबिटाट लॉस। अच्छा, यहाँ पे हैबिटाट लॉस, इनको हॉटस्पॉट को भी क्या है, यहाँ पे हैबिटाट लॉस का खतरा होता है, ठीक है। हॉटस्पॉट वगैरह को भी ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा वेराइटी होती है, वहाँ पे जो लोग ज़्यादा शिकार वगैरह करने जाते हैं यहाँ पे डिजास्टर वगैरह जो, उस वजह से भी क्या होता है, स्पीशीज़ का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा, ये सब हॉटस्पॉट के एग्जाम्पल है। हिमालय हो गया, हिमालय में भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, हॉटस्पॉट में 30% तक मास एक्सटिंक्शन देखा गया कि यहाँ पे 30% तक जो है स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या क्या ये हम लोग समझ लेते हैं। तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम कंजर्व किया जाता है, पूरा वो जगह कंजर्व कर दी जाएगी, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एनिमल रह रहा है, ठीक है, या जो स्पीशीज वहाँ की रह रही हैं। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क, 90 नेशनल पार्क है, और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपको डेटा याद रखना है कि इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और यहाँ पे कुछ सेक्रेड ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ है जिसकी जो है रिलीजियस वैल्यू है। तो इसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप, जिनकी रिलीजियस वैल्यू होती है ना, धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं। खासी और जयंतिया जैसे हिल्स हैं, ठीक है, खासी जयंतिया हिल्स मेघालय में, या अरहली हिल्स राजस्थान है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है ये सेक्रेड ग्रुप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट कर्नाटक और महाराष्ट्र, सरगुजा है, चंद और बस्तर एरियाज हैं मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। तो ये सब जो है सेक्रेड ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कौन कौन, खासी और मेघालय के खासी और जयंतिया,
राजस्थान के अरावली हिल्स, ठीक है, सरगुजा के कर्नाटक और महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश के चंदा और बस्तर, ये सभी इलाके जो है सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। और मेघालय के जो सेक्रेड ग्रुप हैं, ठीक है, इसमें बहुत हमें रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेघालय के सेक्रेड ग्रुप्स में बहुत रेयर प्लांट जो और कहीं ना ज़्यादा देखने को मिलते हों, ठीक है, या बहुत कम देखने को मिलते हों, या अब जो है जिनको एक्सटेंशन खतरा है, तो इस तरह के प्लांट हमें मेघालय में देखने को मिलते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं इनकी रिलीजियस वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा, और इसको लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। तो ये चीज़ें जो हैं ना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीज़ें ये अब ये क्या है, ये इन सीटू कंजर्वेशन में आती हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आते हैं, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, ये एक्स सीटू में आते हैं। यहाँ पे स्पीशीज़, एनिमल्स और प्लांट को टेकन आउट कर लिया जाता है नेचुरल हैबिटेट से, यानी उनकी ओरिजिनल जगह से उनको बाहर निकाल लिया जाता है, और किसी पर्टिकुलर स्पेशल जगह पर हम लोग उसको ला के प्रोटेक्ट करते रखते हैं, जैसे जूस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड, आपने देखा होगा जू जब आप गए होंगे तो वहाँ पे विदेशी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है, एनिमल्स वगैरह की डिफरेंट वैराइटीज़ जो होती हैं, तो अलग अलग जगह को बुला के वहाँ पे रियर की जाती हैं, पाली जाती हैं। बॉटनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और सफारी पार्क जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इसमें आते हैं, ठीक, एक्स-सीटू कंजर्वेशन में। और इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है, गैमेट्स वगैरह भी अक्सर प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, जो भी स्पीशीज़ जिसको एक्सटेंशन का खतरा होता है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं, तो उनके गैमेट्स वगैरह, ठीक है, एग, स्पर्म, ये सब कंजर्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। बाद में उनको फर्टिलाइज किया जा सकता है इन विट्रो में, टिश्यू कल्चर मेथड से प्रोपोगेट किया जा सकता है प्लांट को। तो पहले तो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। सीड बैंक, जीन बैंक बनाए जाते हैं, ठीक है, सीड बैंक, जीन बैंक बनाए जाते हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, तो दो तरह का हमने देखा, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके बाद क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, तो इसके लिए क्या बनाई गई थी, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं। एक कन्वेंशन हुई थी, एक मीटिंग हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, बहुत डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1992 में हुई थी। ये कब हुई थी, 1992 में। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अब इस सेशन के एंड पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ये आज का हमारा वन शॉट जो है ये कंप्लीट होने वाला है, जो कि किस पे था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पे था, ठीक। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक कन्वेंशन जो हुई थी, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो में ये हेल्ड हुई 1992 में, ठीक है। इसमें सारे नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ज़्यादातर नेशंस ने, और यहाँ पे बात की गई थी कि इस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का, उसके लिए क्या क्या मेथड अपनाए जाने चाहिए, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है। मतलब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि बाद में भी ये स्पीशीज़ बनी रहे और काम आती रहे ना, ऐसा ना हो कि हम किसी स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, प्लांट वगैरह का इतना यूज़ कर ले कि बाद में वो प्लांट बचे ही ना। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमेशा वो चीज़ रहे, सस्टेन रहे नेचर में, ताकि हम उसका बाद में भी यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल यूज़ पे, यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, और इसमें वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गई थी 2002 में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्ल्ड समिट 2002 में की गई जोहान्सबर्ग में, ठीक है, साउथ अफ्रीका। इसमें साउथ अफ्रीका में पड़ता है ना जोहान्सबर्ग, तो यहाँ पे की गई थी 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्ल्ड समिट। 190 कंट्रीज़ ने यहाँ पे प्लेस शपथ ली थी, ठीक है, कि 2010 तक जो है क्या करना है, रिडक्शन करना है रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का एट अ ग्लोबल लेवल, रीजनल, लोकल लेवल, ठीक है। तो यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो है क्या करना है, रिडक्शन करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है वो कम करना है, कि बहुत जो तेज़ी से ये स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है ये क्या हो जाए, धीमा हो जाए, और स्पीशीज़ प्रोटेक्ट हो जाए, ज़्यादा स्पीशीज़ प्रोटेक्ट हो ग्लोबल लेवल पे भी, रीजनल और लोकल, हर तरह से, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे भी और पूरे दुनिया में भी हर तरह से क्या करना है, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कब प्लेज ली थी सारे देशों ने, 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तब सब 190 कंट्रीज यहाँ पे शामिल थी, तो उन्होंने इस चीज़ की शपथ ली थी कि 2010 तक जो है हमें किसी भी तरह से क्या करना है, स्पीशीज़ लॉस को, जो रेट इसका चल रहा है उस रेट को कम करना है, डिक्रीज़ करना है। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया। और जो लोग भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े थे, अच्छा हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे कि बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर पूछा था, बायोस्फीयर क्या होता है। तो देखो, एनवायरनमेंट में क्या होते हैं,
इन्वायरमेंट में डिफरेंट जो होते हैं स्फीयर्स, यानी डिफरेंट क्या डिवीज़न है। जैसे एक हमारा हाइड्रोस्फीयर है जिसको हम लोग जलमंडल बोलते हैं, यानी जिसमें वाटर बॉडीज आती हैं, जितनी भी ओशन है, सी है, सब कुछ है, ठीक है। ओशन, सी, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में। दूसरे यानी अर्थ पे जितना भी वाटर है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। अर्थ पे जितना भी एयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एयर जितनी भी आती है वो पूरी एटमॉस्फेयर में। दूसरी है फिर क्या है, लिथोस्फीयर, जो भी ज़मीन है, ठीक है, माउंटेन है, ग्रासलैंड्स है, माउंटेन है, ठीक है, वैलीज़ हैं, तो ये जितनी भी ज़मीन है अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं, डेल्टा है, प्लेटू, माउंटेन, तो ये सब किस में आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। तो इस तरह से 3 स्फीयर ये हो गए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और इसके अलावा भी जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, बायोस्फीयर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जो जितने भी एनिमल्स हैं वो बायोस्फीयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं, वो सब किस में आते हैं, बायोस्फीयर में, ठीक। ये आपसे एक पूछा था क्वेश्चन, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी नीट की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 12 बोर्ड जिनका इस बार है, तो वो जो है इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। और दोबारा आप इस सेशन को रिप्ले करके देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम किसी और चैप्टर का वन शॉट लेके आएंगे।